हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 2 करेंगे आज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन ताकि नई वीडियो की अपडेशन आपसे छूट ना पाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। और यहाँ पर हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप उसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। वैसे सारा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको बेहतरी है इसी में कि आप नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों से अपील की कि आपको मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए लड़ना होगा। परिणाम स्वरूप 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले क्या बनी थी, इंडियन नेशनल यूनियन, इसको याद रखिएगा, की स्थापना हुई। तो यही बाद में इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है 1885 में। पूछ सकता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। और इसको जो इंडियन नेशनल यूनियन या कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था, इसे सुरक्षा कपाट किसने कहा था, तो ये वायसराय लॉर्ड डफरिन ने। आप कह सकते हैं कि ए.ओ. ह्यूम जो थे वो भारतीयों के हितों की सोचते थे, मतलब भारतीयों के पक्ष में ही रहते थे, ठीक है। तो ये वैसे ब्रिटिशर्स में सिविल अधिकारी थे, ये भी याद रखिएगा आप। बाकी आप 1858 से 1888 तक के कुछ वायसराय देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862। टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इनका जो कुछ कार्य है। प्रथम वायसराय थे, आप याद रखिएगा। 1857 के बाद वायसराय बनने शुरू हो गए थे, उससे पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसी के 1861 में भारतीय दंड संहिता ये बनी थी। भारतीय दंड संहिता किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के। और लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लॉर्ड कैनिंग के समय की, एक तो भारतीय दंड संहिता हो गया आपका और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इन दोनों को याद रखेगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। सर जॉन लॉरेंस भूटान को पराजित किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड मेयो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1869 से 1872, 1869 से 1872। 1872 में देश में प्रथम बार जनगणना हुई, ये याद रखिएगा किसके समय, लॉर्ड मेयो के। और 1881 से जो होगी कंटिन्यू, मतलब लगातार 10 साल के अंतराल पर, वो होगी आपके रिपन के समय से, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। तो लॉर्ड मेयो के समय प्रथम बार जनगणना हुई। और कृषि विभाग की स्थापना किसके समय हुई, लॉर्ड मेयो के। और लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी वो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। बस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हैं। और लॉर्ड लिटन आता है नेक्स्ट। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था, लॉर्ड लिटन के समय। भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इसी के समय आया। और आलोक प्रिय वायसराय था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की पूरी थ्योरी आपको ये टॉपिक भी कवर कराए जाएंगे, ताकि भारतीय कोई प्रेस में अपना योगदान नहीं दे सके स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है। बहुत सारे एक्ट ऐसे आए थे जो भारतीय को बाउंडेशन में रखते थे, ठीक है। तो चलिए, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। रिपन ने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया, ठीक है, रिपन ने। और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हंटर आयोग पूछता है किससे संबंधित था, तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए। 1881 से जनगणना क्रमवार शुरू हुई। इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय का था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपन के समय ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। डफरिन आते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है, 1884 से 1888 तक रहते हैं। अब क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है कुछ, जैसे कि पहला अधिवेशन हुआ आपका 1885 बम्बई, विमर्श चंद्र बनर्जी, 72 लोग शामिल हुए थे पहले अधिवेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, 434 लोग शामिल हुए थे। और यहाँ पर याद रखिएगा 1886, 1893, 1906 तीनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि तीसरा जो आपका प्रथम मुस्लिम जो थे अध्यक्ष वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 मद्रास में अधिवेशन हुआ था। और पहले जो यूरोपियन अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। कौन सा अधिवेशन था, चौथा, 1888 इलाहाबाद, ठीक है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट है, यही है आपका कि जो कलकत्ता अधिवेशन था 1890 का, फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। इसमें क्या था, भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसको संबोधित किया था। बाकी आपका याद रख सकते हैं आप कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला है 1895 पूना, और एक ये 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी, और इसमें वंदे मातरम गाया गया, इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया, तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। और कौन थे अध्यक्ष, रहीमतुल्ला सयानी। और इम्पोर्टेंट है आपका 1901 वाला कलकत्ता में हुआ था, दिनसा वाचा अध्यक्ष थे, और पहली बार गांधी जी इसी में शामिल हुए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के साथ
उदारवादी युग की शुरुआत हो जाती है। और प्रमुख उदारवादी नेता, यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बनता है, 3 नाम धर देगा जो उदारवादी हैं और 1 नाम धर देगा जो उदारवादी नहीं है। तो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं है। तो आपको याद रखना है उदारवादी नेता जो मॉडर्न मतलब जिनके विचार जो थे वो अंग्रेज़ों से मिलते जुलते थे कि हमें जो स्वतंत्रता मिलेगी वो अंग्रेज़ों से मिल करके ही मिलेगी, इस तरीके से उनकी चापलूसी करके, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनड़े, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और फिरोज शाह मेहता, ये बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जाते थे ना अंग्रेज़ों के, ठीक है। ना तो हथियारों के साथ जाते, मतलब जो भी उग्रवादी थे उनके साथ नहीं थे। तो इसलिए इनको नरम या उदारवादी कहते हैं सारे नेताओं को। इन उदारवादी नेताओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए संवैधानिक तरीका सही लगता था। बस ये जो सोचते थे कि संविधान के तरीके से हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा कर के और अपने समस्याओं को उनका सभी निपटारा कर सकते हैं, ठीक है। तो तिलक जी इनको कहते थे कि इनकी नीति भीख मांगने जैसी है, ठीक है। भीख मांगना इनकी नीति को किसने कहा था? तिलक जी ने। जैसे जैसे कांग्रेस में ग्रामीण क्षेत्रों से क्रांतिकारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा, डफरिन ने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। पहले तो इसने सुरक्षा कपाट बोला था इसको, ठीक है, सेफ्टी वॉल बोला था। और जैसे जैसे क्रांतिकारी इसमें प्रवेश करने लगते हैं तो यही बोल देता है कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। तो 2 स्टेटमेंट है इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस की रीढ़ तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया। अब क्या कर देता है लॉर्ड कर्जन? 1899 से 1905 तक रहता है, भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वास रहता है, चूँकि क्या कर देता है? बंगाल विभाजन कर देता है, ठीक है। बंगाल विभाजन का मेन पर्पस यही था इनका कि कांग्रेस की रीढ़, कांग्रेस की जो यूनिटी है वो किसी तरीके से टूट जाए, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था सर एंड्रयूज फ्रेजर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप होते हैं यहीं से। एक तो ये पूछता है कि बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। फिर पूछता है कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का? तो सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। कर्जन ने ही 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, इंपॉर्टेंट है। कर्जन ने ही 1904 में सहकारी समिति अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पारित किया। हालांकि कर्जन ने काम बहुत अच्छे भी किए, लेकिन एक काम इसका बहुत भारी पड़ा इसको, बंगाल विभाजन का, इसलिए सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय ये कहलाया। बंगाल विभाजन देख लेते हैं। 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है और लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है। विभाजन का आधार प्रशासनिक कारण बताया इन्होंने, जबकि मेन जो था वो क्या था? यूनिटी को मतलब बुरी तरह से ध्वस्त करना, जो भी यूनिटी थी कांग्रेस में। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता है सर एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को क्या हो जाता है? स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वदेशी आंदोलन किसके उपरांत शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, डेट याद रखिएगा। कृषक और मुस्लिम इसमें शामिल नहीं होते, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन कौन स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं होता। कृषक और मुस्लिम शामिल नहीं हुए थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन के विभिन्न स्थान में नेतृत्व करता, जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे विभिन्न जगह। बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इंपॉर्टेंट। दिल्ली से हैदर रजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई, पूना महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब पश्चिमी यूपी से लाला लाजपत राय थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन का विभिन्न स्थानों पर अपने अपने तरीके से प्रचार और उसको बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत में रहकर इसकी रिपोर्ट तैयार की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही भारतीय कला में नई चेतना जगाने के लिए अविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ये मेनली पूछ लेता है वन लाइनर में कभी कभी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अविंद्रनाथ टैगोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए, दिसंबर 1911, और दिल्ली दरबार लगा। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द किया और राजधानी दिल्ली बनाए जाने की घोषणा की, ठीक है। इन्होंने पूछा कि भाई विभाजन का आधार क्या था। उस समय और भड़क गए थे जो भारतीय थे, जगह जगह स्वदेशी आंदोलन को लेकर के अपने अपने सभाएं आंदोलन कर रहे थे। तो उस सब को देखते हुए इन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया और बोला यह अशांति का कारण क्या है। तो जब इनको पता चला तो इन्होंने बंगाल विभाजन ये रद्द किया। सम्राट पंचम ने बंगाल को 1911 में पुनर्गठित किया और इससे उड़ीसा, बिहार, असम को अलग करने की घोषणा कर दी। इसे ही बंगाल का दोबारा विभाजन कहा गया। तो ये दोबारा पुनर्गठित कर दिया गया इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि 1857 से पहले प्रमुख विद्रोह थे कुछ, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ आपका 1763 से 1800। हालांकि ये क्वेश्चन आपको जल्दी से मिलते नहीं है कहीं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जब पेपर में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ पेपर आया है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह मेनली याद रख सकते हैं आप, तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट थे लोग, उसके लिए सन्यासी विद्रोह था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह, क्षेत्र असम था, नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। ये पूछ लेता है नेतृत्वकर्ता और एक तरफ दे देगा आपके विद्रोह, ठीक है। तो अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। पागलपंथी विद्रोह, क्षेत्र बंगाल, नेता जो थे इसके वो टीपू मीर, और बाकी इतना आपको याद नहीं करना, हाँ बस इसका याद रख लीजिएगा आप। जो पागलपंथ विद्रोह था इसकी स्थापना की थी करमशाह ने, ठीक है। फैरजी या फ्राइजी आंदोलन, क्षेत्र बंगाल, नेता दादू मीर थे। और वहाबी आंदोलन, क्षेत्र रायबरेली, सैयद अहमद। क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आप इनको नोट डाउन करते हुए चलिए। कूका आंदोलन, यह आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था जो राम सिंह ने चलाया था। संथाल विद्रोह बिहार में, प्रमुख नेता सिद्धू और कानू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों के सभी विद्रोह में सबसे तेज विद्रोह संथाल विद्रोह था, और इसी विद्रोह में आदिवासियों ने अंग्रेज पुलिस कमांडर मेजर बारो को भी पराजित कर दिया था। तो संथाल विद्रोह काफ़ी चर्चित है, इसको आप याद रखिएगा। मुंडा या उलूग खानी विद्रोह, 1895 से 1901, छोटा नागपुर और बिहार उस समय तत्कालीन की बात करें तो। और प्रमुख नेता बिरसा मुंडो, और ये अपने आप को भगवान का दूत बताता था। बस आपको याद रखना है कि इनका नेतृत्वकर्ता कौन था और किस क्षेत्र से था, बस। तो विद्रोह जो खूंटकट्टी प्रणाली के समर्थन में था वही था आपका मुंडा या उलूग खानी विद्रोह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हुआ आपका। इसके बाद थर्ड सेशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। चीज़ें सारी खबर आप होंगी, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप इनको करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।